हेलो एवरीवन। हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था हमने कि डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड सुपरकंडक्टर्स के बीच। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या था कि लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडक्टेंस। जहां पे भी आप रेजिस्टेंस पढ़ते हो, कभी भी आप रेजिस्टेंस के बारे में जान रहे हो, तो उसी के साथ साथ आपके पास एक टॉपिक आता है कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस देखते हैं होता क्या है हमारे पास। इट मेजर्स द ईज विद विच द चार्जेस फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ज्यादातर आपको हर जगह यही देखने को मिलेगा कि जो कंडक्टेंस होता है हमारे पास, ये होता है क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस, जिसको आपने स्टडी किया था कि जो ऑपोजिशन होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस को जो आप प्रॉपर्टी देखते हो किसी भी कंडक्टर या वायर की ऑपोजिशन ऑफर करने की, उसका रेसिप्रोकल है। उसका क्या है? रेसिप्रोकल। यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हुआ हमारे पास। तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस क्या चाहता है कि करंट या चार्ज हमारे पास क्या करे, कम फ्लो हो। बेसिकली रेजिस्टेंस सर्किट में कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं ना हम। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, उसका ही बिल्कुल क्या, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में देखिए क्या बोल रहे हैं हमारे पास, इट मेजर्स द ईज विद विच द चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। कि कितनी इजीली किसी भी कंडक्टर से, कितनी इजीली किसी भी कंडक्टर में से चार्ज फ्लो कर जाए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास बनता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस है क्या हमारे पास? बेसिकली एक इस तरह की प्रॉपर्टी जो हमें ये बता रही है कि किसी भी कंडक्टर में कितना इजीली चार्ज फ्लो कर जाएगा। और ये है क्या है हमारे पास? ये रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है? ये रेजिस्टेंस का। इट इज डिनोटेड बाय जी। इसको किससे डिनोट करते हैं हम? जी से डिनोट करते हैं। तो रेसिप्रोकल है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जी इक्वल्स टू 1/r। यानी कैसा रिलेशन है ये? कुछ इस तरीके का रिलेशन। ये रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी का आपस में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है जी। रेसिप्रोकल है हमारे पास। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज। अब हमारे पास जो हम कंडक्टेंस स्टडी कर रहे हैं, कंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओहम इनवर्स। ठीक है जी। ओहम इनवर्स, और इसी को हम बोलते हैं मोह, MHO, और इसी को हम बोलते हैं सीवन, SIEMEN। तो ये आपके पास जब भी यूनिट पूछी जाती है तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो मोह, लिख सकते हो ओहम इनवर्स, लिख सकते हो और सीमन लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास कंडक्टेंस की एसआई यूनिट है। अब ये तो था हमारे पास कंडक्टेंस। जैसे कि आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था वैसे ही कंडक्टेंस, बट रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। वैसे ही हमारे पास क्या है? रेजिस्टिविटी के अपोजिट प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। कि हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि जो आपने रेसिप्रोकल कर दिया अगर कभी भी, या आपने रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी ये जो आप देख रहे हो, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं हम? सिग्मा से। तो सिग्मा आपके पास क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका? हमारे पास रेजिस्टिविटी का। तो क्या लिखा जाएगा? सिग्मा इक्वल्स टू 1 रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को किससे लिखा जाता है हमारे पास? रो से। किससे लिखते हैं हम? रो से। तो रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है कंडक्टिविटी, और रेजिस्टेंस का अपोजिट रेसिप्रोकल होता है। बेसिकली अपोजिट नहीं बोल सकते आप, रेसिप्रोकल बोलते हैं हम। कंडक्टेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। कितना इजीली चार्ज फ्लो कर जाता है वो कंडक्टेंस है बेसिकली। और हमारे पास जो कंडक्टिविटी होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टिविटी का। अब कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट देख लो, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर आप लिख सकते हो मोह मीटर इनवर्स। ठीक है जी। पर मीटर भी बोल सकते हो आप, कि ओहम इनवर्स पर मीटर और मोह पर मीटर। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है कंडक्टेंस का, जो कि पूछ लिया जाता है जनरली एग्जाम्स में पूछते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी के साथ ही ये हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है कंसेप्ट कि कितनी इजीली आपके पास चार्जेस क्या करेंगे? फ्लो कर पाएंगे। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। यानी कि अब हम ओहम्स लॉ का ही यूज करेंगे, बट उसकी क्या देखी जाएगी हमारे पास? मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। और ये टॉपिक आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप देखोगे कि
बोर्ड में आपके पास ये टॉपिक ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ देखते हैं हम। हमने क्या किया, एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया, यानी एक वायर कंसीडर करी है, जिसे हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप उसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हो तो आप क्या देखोगे कि वहां पे हमारे पास कुछ करंट उस कंडक्टर में से क्या करेगा, फ्लो करेगा। कंसीडर ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। हमने क्या किया, एक कंडक्टर कंसीडर किया है जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, एल, जिसकी लेंथ है हमारे पास एल, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ आ गई एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ गया हमारे पास, ए। बोल क्या रहे हैं हमारे पास, अगर कोई मेटालिक कंडक्टर हम कंसीडर करेंगे या वायर कंसीडर करेंगे तो उसका खुद का क्या रहेगा, हमारे पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी रहेगा। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कितनी है हमारे पास, आर। अब जैसे ही आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसे हम किससे लिख रहे हैं, कैपिटल वी से। तो हमारे पास ये सारी टर्म्स आ गई, लेंथ आ गई, एरिया आ गया, रेजिस्टेंस आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब बोल रहे हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखने को मिलेगी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिजल्ट लिखते हैं हम, E इक्वल्स टू, क्या रिजल्ट बनेगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल लेंथ। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, E से डिनोट कर दिया हमने, V पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, डिवाइड बाय क्या आ गया हमारे पास, टोटल लेंथ यानी L। तो यहां से हमारे पास V की वैल्यू हमें अगर फाइंड आउट करनी हो तो निकाल सकते हैं। लेंथ डिवाइड में दूसरी साइड ले जाओ, दूसरी साइड L जाएगा तो किसका आ जाएगा, E के साथ मल्टीप्लाई का। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, हमारे पास रिजल्ट बनेगा V इक्वल्स टू EL, और ये बन जाएगी मेरे पास क्या, इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने क्या बना ली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ली, V इक्वल्स टू EL। अब यहां पे अगर आपके पास चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर हमारे पास यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट की डेंसिटी होती है बेसिकली। अब डिपेंड करता है डेंसिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, जितने नंबर ऑफ चार्जेस वहां पे फ्लो कर रहे होंगे, बेसिकली जितना करंट फ्लो कर रहा होगा पर यूनिट एरिया। डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करी जाती है, जितना करंट फ्लो कर रहा होगा इस कंडक्टर में डिवाइड बाय एरिया, इस कंडक्टर का एरिया, यानी करंट पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो अब हमारे पास क्या, करंट डेंसिटी को किससे लिखते हैं हम, कैपिटल जे से। किससे लिखते हैं, कैपिटल जे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा करंट डेंसिटी के लिए, कैपिटल जे इक्वल्स टू आई बाय ए, यानी करंट पर यूनिट एरिया। अब यहां से अगर मेरे को करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कर सकते हैं हम। अभी हमने V के लिए वैल्यू बनाई अब हम किसके लिए बना रहे हैं, I के लिए वैल्यू बना रहे हैं। तो A यहाँ पे डिवाइड का है, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। क्या रिजल्ट बनेगा, I इक्वल्स टू J इंटू A। तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप खुद सोचना, हम जा रहे हैं ओहम्स लॉ की तरफ, और ओहम्स लॉ हमें किस किस क्वांटिटी के बारे में बताता है, V इक्वल्स टू आई आर। अब हमने V के लिए रिजल्ट बना लिया, I के लिए रिजल्ट बना लिया है। अब हम बनाएंगे किसके लिए रिजल्ट, R के लिए। जब इनको कंबाइन कर दिया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले तो हम अगर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म लिख रहे हैं तो हमें ओहम्स लॉ ही आना चाहिए। तो ओहम्स लॉ हमारे पास किसको बताता है, V इक्वल्स टू आई आर। इसीलिए हमने V का रिजल्ट बनाया सबसे पहले, किसकी हेल्प से, पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से। तो यहां से E इक्वल्स टू V/L आया और हमने क्या कर लिया, V इक्वल्स टू EL, फर्स्ट इक्वेशन डाली V का रिजल्ट। फिर हमने करंट डेंसिटी का यूज किया, J इक्वल्स टू I बाय A, ये यहां से हमने करंट की वैल्यू बना ली। अब हम रेजिस्टेंस के लिए रिजल्ट बनाएंगे, और रेजिस्टेंस के लिए हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, R इक्वल्स टू रो L बाय A। रेजिस्टिविटी जो आप जब जानते थे, आप रिलेशन बनाते थे कि लेंथ के साथ कैसा रिलेशन आता है, एरिया के साथ कैसा रिलेशन आता है, वही वाला आपके पास ये फार्मूला वहीं से ड्राइव हुआ है। लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन, एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन, प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो कांस्टेंट आ गया रेजिस्टिविटी। यानी R के लिए हमारे पास रिजल्ट है, हम पढ़ चुके हैं, R इक्वल्स टू रो L बाय A। अब क्या हमने क्या सीखा लास्ट टॉपिक में, कंडक्टेंस के बारे में सीखा जी। तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। यानी कंडक्टेंस सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी रो, 1 अपॉन रो इक्वल्स टू सिग्मा आ गया। अब ये जो सिग्मा की वैल्यू है, यानी यहाँ पे रो है आपके पास, तो आप क्या करोगे, इस R के लिए रिजल्ट पुट करोगे। कैसे, R इक्वल्स टू L, L तो वैसे ही रहेगा, A भी वैसे ही रहेगा। अब अगर इस बार आपके पास रो ऊपर है तो ये रो किसकी इक्वलेंट आ जाएगा, 1 अपॉन सिग्मा।
ऐसे हो जाएगा। अगर हम रो को इस तरफ ले जाएं और सिग्मा को इस तरफ ले आए तो कैसा हो जाएगा 1/सिग्मा। तो रो की जो वैल्यू है हमने कितनी पुट कर दी यहाँ पे इस इक्वेशन में 1/सिग्मा। तो आर के लिए क्या रिजल्ट बना, आर इक्वल्स टू एल डिवाइड बाय सिग्मा बाय ए। अब ये आपके पास आर के लिए भी रिजल्ट है, आई के लिए भी रिजल्ट है, वी के लिए भी रिजल्ट है, तीनों रिजल्ट है। ओहम्स लॉ का यूज करेंगे और पूरी डेरिवेशन को क्या कर देंगे हम कंबाइन कर, ठीक है। सारे रिजल्ट को हमने क्या कर देना है कंबाइन कर। चलिए देखते हैं। चलो जी नेक्स्ट देख रहे हैं। यहां तक हमने कर लिया था, आपने लास्ट रिजल्ट बनाया आर के लिए, वी के लिए, आई के लिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे कहां से, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, कि हम किसका यूज करेंगे, अब ओहम्स लॉ का यूज करेंगे। ओहम्स लॉ हमारे पास किसके बारे में बताता है, V इक्वल्स टू आई आर, यानी रिलेशन क्या तीनों क्वांटिटीज। आपने लिख दिया फोर्थ इक्वेशन। अब बोला क्या जा रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आपने जो तीनों इक्वेशंस बना रखी है, ठीक है, उनका यूज करेंगे। सबसे पहले V के लिए, V के लिए क्या रिजल्ट बना था हमारे पास, V इक्वल्स टू ई एल, यही रिजल्ट बना था। तो V की जगह पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे वैल्यू ई एल इक्वल्स टू आई के लिए क्या रिजल्ट बना है आपके पास, देखो यहाँ पे आपके पास आर के लिए एल सिग्मा बाय ए। तो सबसे पहले आप आर का रिजल्ट पुट कर दो, ठीक है। आर के लिए क्या आ जाएगा यहाँ से एल सिग्मा बाय ए, और आई के लिए जो रिजल्ट था वो था आपके पास जे इंटू, यही रिजल्ट था। तो यहां पे आपने तीनों की वैल्यू यानी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को आपने किस में कर दिया, फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दिया। तो आपके पास क्या रिजल्ट बना, ई इक्वल्स टू ई एल इक्वल्स टू जे ए एल बाय सिग्मा ए। अब देखिए ए से ए क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, एल दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, एल से एल कैंसिल, बचा क्या ई इक्वल्स टू जे बाय सिग्मा, यही आपके पास रिजल्ट बना ई इक्वल्स टू जे बाय सिग्मा। अगर मेरे को जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी तो हम क्या करेंगे, सिग्मा दूसरी साइड जाएगा और ई के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपके पास ये जो इक्वेशन बन रही है, ये जो तीन हमने यहाँ पे रिजल्ट बनाए हुए हैं, यही हमारे पास क्या होती है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी आप लिख रहे हो तो ई के ऊपर भी क्या आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, आपको वेक्टर लगाने पड़ जाएगा। ये वेक्टर लगा दिया आपने तो यहाँ पे भी आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, अदरवाइज ऐसे भी लिखा जा सकता है जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ई इक्वल्स टू जे बाय सिग्मा। तो ये हमारे पास क्या है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म देखने को मिलती है ओहम्स लॉ की। हमने किया क्या, हमने V के लिए रिजल्ट बनाया, I के लिए रिजल्ट बनाया, R के लिए बनाया और वैल्यू को पुट कर दिया ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर में, और आपके पास क्या कर दिया आपने सॉल्व करके रिजल्ट, ठीक है। इजी टॉपिक था हमारे पास बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कि अगर हम वायर को, ये आपने बहुत बार मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि वायर की लेंथ को डबल कर दिया जाए, एरिया को कम कर दिया जाए, इंक्रीज कर दी जाए, लेंथ डिक्रीज कर दी जाए, एरिया इंक्रीज कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए। तो उस केस में आपके पास वहां पे जो वैल्यूज होती हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यूज होती हैं, वो कितनी देखने को मिलती है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। चलिए जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑन स्ट्रेचिंग, कि हमारे पास रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगर हम अपना जो भी मटेरियल है यानी वायर है उसकी लेंथ को क्या कर दें, स्ट्रेच करें, इंक्रीज करवाएं, डिक्रीज करवाएं, तो आपके पास कैसे कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कि अगर हमने कोई एक वायर कंसीडर करी है और इसे हम स्ट्रेच कर दें तो रेजिस्टेंस के ऊपर कैसा इफेक्ट देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस किस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके पास चेंज होता हुआ नजर आता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, व्हेन ए गिवन वायर इज स्ट्रेच्ड इट्स लेंथ इंक्रीजेस बट क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज, ठीक है जी। बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई भी एक वायर कंसीडर करी है उसे आप स्ट्रेच करो, जैसे ये वायर है मान लीजिए, इसे हम स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने से होगा क्या, उसकी जो लेंथ है वो तो इंक्रीज हो जाएगी बट एरिया क्या हो जाता है हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाता है। ये आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका एरिया जो होता है हमारे पास वो डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाता है, और वही जो मटेरियल होता है जैसे ये वायर है मान लीजिए,
तो आप जैसे जैसे इसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा, वो जो मटेरियल होगा वो किस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास, उसकी लेंथ में। इसीलिए हम ये सीखते हैं कि जब भी हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ इंक्रीज करती है, बट जो एरिया होता है वो हमारे पास क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब यहां पे हम दो केसेस बना के समझेंगे कि जब इनिशियली हमारे पास वायर की जो लेंथ है उसका जो रिलेशन बनेगा, उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो कितना होगा, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। जब हम स्ट्रेच कर देते हैं, जब हम वायर को स्ट्रेच कर देते हैं तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अब ऑब्वियसली वो जो एरिया है आपके पास वही डिक्रीज कर जा रहा है, लेंथ इंक्रीज कर जा रही है, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज कर जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, जब कुछ फोर्स अप्लाई करोगे और रेजिस्टेंस जो आपकी लेंथ है वो चेंज हो जा रही है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास, चेंज हो जाएगी। दोनों की वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि कितनी वैल्यू में चेंज आ रहा है। तो देखो ऑन स्ट्रेचिंग यहां पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो डेंसिटी कंसीडर करी है उसे हमने किससे लिखा है, डी से। लेट डी बी दी डेंसिटी, रो बी दी रेजिस्टिविटी। रो क्या आ जाएगी हमारे पास, रेजिस्टिविटी आ जाएगी, और डेंसिटी को हमने डी से कंसीडर कर लिया। अब हमने लिखा है ऑन स्ट्रेचिंग द मास ऑफ वायर रिमेन्स अनचेंज्ड। अब इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि जो मास होता है वायर का, जो टोटल मास रहेगा वायर का, वो हमारे पास चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, आप उसे जब भी वायर को स्ट्रेच करते हो तो आप क्या देखोगे कि जो मास आपके पास रहेगा जिस भी मटेरियल के लिए आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, या जिसके लिए जिस भी वायर के लिए आप ये रिजल्ट बना रहे हो, तो वहां पे उसकी मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी हमारे पास। अब फर्स्ट केस है हमारे पास, पहले हम ये कंसीडर कर लिया आपने कुछ पॉइंट्स हमारे पास, उसके बाद आप लिखोगे बिफोर स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करने से पहले वायर की कुछ ना कुछ लेंथ रही होगी, कुछ ना कुछ एरिया रहा होगा। जो लेंथ थी मान लीजिए वो एल थी, एरिया था ए। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एरिया इंटू लेंथ। तो आप क्या लिखोगे, V इक्वल्स टू ए एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, कि जब आपने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करी है, आपके पास एक वायर है, तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A इंटू एल। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बोल रहे हैं इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कि उसी टाइम पे जब आपने स्ट्रेच नहीं की है वायर को तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी होगी। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आपको पता है, रो एल बाई ए। रो एल बाई ए, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, आर के लिए फॉर्मूला। ये फर्स्ट इक्वेशन बना ली, ये सेकंड इक्वेशन। अब हम केस बनाएंगे सेकंड केस। सेकंड केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये था हमारे पास जब तक वायर को स्ट्रेच नहीं किया था। अब हमने मान लीजिए कि कुछ फोर्स अप्लाई करी और वायर को स्ट्रेच करने लग पड़े। जैसे ही वायर स्ट्रेच करने लगोगे आप, तो आपके पास ये जो फॉर्मूलाज आपने बनाए हुए हैं ये चेंज हो जाएंगे। जैसे ये चेंज होंगे आप कंपेयर कर दोगे वैल्यू को, अब देखोगे कि क्या रिलेशन। ठीक है, चलो देखो जी, हमने दो इक्वेशंस बनाई थी। फर्स्ट इक्वेशन थी V इक्वल्स टू ए एल, और सेकेंड इक्वेशन आपने जो बनाई हुई थी, कंसीडर करी थी, वो रेजिस्टेंस के लिए थी R इक्वल्स टू रो एल बाई। अब हमने क्या किया, आपने वायर को स्ट्रेच कर दिया, कुछ फोर्स लगाई, वायर को स्ट्रेच कर दिया। वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग देन वॉल्यूम, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। कैसे, अब यहां पे क्या देखने को मिलेगा, बोल रहे हैं कि आपने जैसी वहां पे फोर्स अप्लाई करी तो लेंथ की वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी होगी और एरिया की वैल्यू भी चेंज होगी। इस बार हमने क्या कंसीडर कर लिया, एल, जिससे लेंथ को आप एल से लिख रहे थे, एरिया को ए से लिख रहे थे। लेंथ आ गई आपकी एल डैश, एरिया आ गया आपके पास ए डैश। तो आपके पास V की वैल्यू क्या बनेगी, ए डैश इंटू एल डैश। ठीक है, अब वॉल्यूम के लिए आपके पास रिजल्ट बनेगा ए डैश इंटू एल डैश। ये हमारे पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब जब हमने स्ट्रेच कर दी है वायर, तो उस केस के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बनेगी हमारे पास वो कितनी बनेगी, आर डैश इक्वल्स टू रो एल डैश बाई ए डैश, क्योंकि रो एल बाई ए होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब यहाँ पे एल जो है वो कितनी वैल्यू शो कर रहा है हमारे पास, एल डैश। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल डैश डिवाइड बाई ए डैश। अब ये बन गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। बोल रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट कर दो। तो हमने क्या लिखा है यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ये फर्स्ट इक्वेशन का रिजल्ट था, क्योंकि V दोनों तरफ है हमारे पास, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा आपके पास। तो ए एल इक्वल्स टू ए डैश एल डैश आ गया। अब बोल रहे हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया आपने। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4,
y सेकंड वी गेट। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है, सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, r इक्वल्स टू रो l बाय a, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ क्या कर देना है, डिवाइड। तो लेफ्ट साइड आपके पास क्या आ जाएगा, r डैश डिवाइड बाय r इक्वल्स टू, अब ये देखिए रो से रो क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट आ जाएगा, बट ये जो वैल्यू है ये कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगी, l डैश डिवाइड बाय a डैश डिवाइड बाय l बाय, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यानी कि ये हमारे पास डिवाइड के भी डिवाइड में है, तो ये कहां चले जाएगा, आपके पास ऊपर चले जाएगा, और आपके पास कुछ ऐसे से रिजल्ट देखने को मिलेगा, l डैश डिवाइड बाय, यहां से क्या आ जाएगा, ये वाला l डैश डिवाइड बाय l इंटू a डिवाइड बाय a डैश, ये बन गई हमारे पास क्या, इक्वेशन नंबर 6। अब ये सारा जो कंसेप्ट था वो हमने बना लिया कि हमारे पास जब हम स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जब हम स्ट्रेच ना करेंगे तो आपकी लेंथ जो है वो तो सेम रहेगी, उसके लिए क्या फॉर्मूलाज बनेंगे। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन बनते हैं आपके पास, दो तरह से क्वेश्चन बनता है। बोलते हैं कि अगर हम वायर को डबल कर दें, लेंथ में कितना कर दें हमारे पास, डबल कर दें, तो बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहेगी। और ये बोला जाता है कि एरिया, या फिर आपको ऐसे भी बोल देंगे कि रेडियस को चेंज कर दें, तब आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी बनेगी। तो अब ये जो इक्वेशंस बनाई है, इन्हीं के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, फार्मूलाज देखेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे। वो डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए लास्ट का जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके पास कि अगर वैल्यू आपके पास इतनी इंक्रीज कर जाए, डिक्रीज कर जाए, तो बताइए कि रेजिस्टेंस के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ता है। तो अभी डेरिवेशन इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी आपके पास यहाँ पे चले जाता है ये पूरा पूरा कंसेप्ट, बट आपको उसका रिजल्ट पता होना चाहिए। रिजल्ट डायरेक्टली क्या किया जाता है, हमारे पास यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे एक बार कर भी लेते हैं, डेरिवेशन लिख देता हूं मैं, बट मतलब कि उतना करने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। बट देखते हैं कि रिजल्ट क्या बता रहे हैं हमारे पास, कि हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। चलो जी, अब इसमें हमारे पास फर्स्ट केस बन रहा है, व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक लेंथ n टाइम्स। मान लीजिए बोल रहे हैं कि आपने ना कुछ वायर को जो स्ट्रेच किया है n टाइम्स स्ट्रेच कर दी, ठीक है। अब देखो कैसा रिलेशन बनेगा। अब बोल रहे हैं कि l डैश जो है आपकी जो नई लेंथ आ रही होगी, जब आपने फोर्स लगाई तो लेंथ चेंज होगी, तो नई लेंथ को हम किससे लिख रहे हैं, l डैश से लिख रहे हैं, इक्वल्स टू nl, जितनी आपकी ओरिजिनल लेंथ होगी। अब जितनी स्ट्रेच हुई है, कितनी स्ट्रेच हुई है, n टाइम स्ट्रेच हुई है, तो आप उसे क्या कर दोगे, n से मल्टीप्लाई कर दोगे, और आपके पास जो नया रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, nl देखने को मिलेगा। यहाँ में क्लियर है कि हमने स्ट्रेच करी, n टाइम से स्ट्रेच कर दी, तो जो ओरिजिनल लेंथ होगी वो n के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। फिर बोल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 आपके पास क्या बता रही थी, an इक्वल्स टू a डैश l डैश। इसी रिजल्ट का यूज करो, और यहाँ पे जहां पे आपके पास l डैश है, इसमें आप इस l डैश की वैल्यू को पुट कर दो। कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, al इक्वल्स टू a डैश nl, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी से आप इसे क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। आपके पास जब ये रिजल्ट बन रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, इसे a डिवाइड बाय, ये दूसरी साइड जाएगा, मान लीजिए ये दूसरी साइड जाता है तो a डैश बन जाएगा, और यहाँ पे क्या रिजल्ट बनेगा, l डैश डिवाइड बाय l। ऐसा सा कुछ रिजल्ट बना होगा आपके पास, l डैश डिवाइड बाय l। यहाँ पे एक मिनट, ठीक है जी। क्या किया, इक्वेट किया, a डैश इस तरफ को ले आए और l को कहां ले गए आप, दूसरी साइड ले गए, तो आपके पास कुछ ऐसे से रिजल्ट बनेगा। और ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, जब आपके पास ये n है यहाँ पे, तो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू n। अब अगर मैं इसी रिजल्ट को, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो शायद आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ जाती, अगर मैं इसी लेंथ को इनवर्स कर दूं, क्या कर दूं, इनवर्स कर दूं, यहां पे लिख दूं l डिवाइड बाय l डैश, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी मेरे पास, इनवर्स हो जाएगी, इस तरीके से 1/n आ जाएगा। यही डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ था मैंने। अब रिजल्ट तो ये बन रहा था तो कंफ्यूजन हो सकती थी, तो ये है किसके इक्विवेलेंट आना था हमारे पास, ये आना था n के इक्विवेलेंट। बट जब आपने इसका इनवर्स कर दिया, इसको इनवर्स कर दिया, l बाय l डैश बना दिया, तो n जो था वो भी क्या आ गया, 1/n आ गया। अब इक्वेशन 6 का यूज कीजिए, और यहां पे क्या रिजल्ट बनता है हमारे पास, इसके बाद r डैश, ये किसके इक्विवेलेंट आ जाता है हमारे पास, r डैश डिवाइड बाय r इक्वल्स टू,
यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो वैल्यू है जैसे आप 6th इक्वेशन में पुट करते हो वो किसके इक्वलेंट आ जाता है हमारे पास, n स्क्वायर के इक्वलेंट। किसके इक्वलेंट आ जाता है हमारे पास, n स्क्वायर के इक्वलेंट। अब देखते हैं जरा कि इसका ये जो आपने ये डेरिवेशन इतनी आपको करने नहीं आनी चाहिए, बट इसका ये जो रिजल्ट बन रहा है ये किसके इक्वलेंट बन रहा है, इसका जो फाइनल इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, यहां से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। देखिए अब यहां से क्या होगा, r कहां चले जाएगा, दूसरी साइड लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, यानी r डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू r आपको देखने को मिलेगा। ये सही है कि r डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर, r आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो r डैश है आपके पास, जो नया रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, पुराने रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय जितने टाइम्स आपने इंक्रीज करवाई है वैल्यू, n टाइम्स इंक्रीज करवाई है तो उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा जा रहा है, resistance of the wire becomes n square time, that is when the length is double on stretching the resistance becomes 4 time। स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ ना कि अगर डबल कर दी जाए, मान लीजिए हम लेंथ को डबल कर देते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर कितना आ जाएगा, r 4 टाइम किसका, ओरिजिनल वैल्यू का r का। तो जितनी रेजिस्टेंस आपके पास पहले रही होगी, जैसे आपकी जो वायर को आप क्या कर देते हो, स्ट्रेच करके डबल कर देते हो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमारे पास कि स्ट्रेच करने पे लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी उसकी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, 4 टाइम्स आपको देखने को मिलती है। तो आपके पास यहाँ से रिलेटेड यही इसी रिजल्ट से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जब आप वायर की लेंथ को डबल कर दो, एमसीक्यूज बनते हैं बड़े ज्यादा। कॉम्पिटिटिव में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लेंथ आपके पास इतने टाइम्स होगी है, तो आप बताओ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, वैल्यू को स्क्वायर करना होता है, यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, n का स्क्वायर आपके पास वहां पे टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होगी। अब यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आ जाएगा कि लेंथ जो है वो डबल कर दी, बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है जी, ये आपको इस डेरिवेशन से पता चलेगा पूरा का पूरा, बट डेरिवेशन पूछी नहीं जाती, बट आपसे रिजल्ट पूछ लिया जाता है। आपके सिलेबस में रिजल्ट की क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अब एक इसी का सेकंड पार्ट और बनता है, ये तो था आपके पास की लेंथ चेंज होगी, अगर हमारे पास लेंथ के अलावा कोई और क्वांटिटी चेंज हो जाए तब रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट केस देखते हैं हम। When wire is stretched to make the radius 1/n times, 1/n times का मतलब क्या होगा, सबसे पहले ये समझते हैं कि जैसे ही हमने वायर को स्ट्रेच किया तो आपके पास जो रेडियस था वो कितना हो गया, यहाँ पे हाफ। रेडियस कितना देखने को मिला आपके पास, हाफ। 1/n का मतलब यही हुआ, आपके पास हाफ हो गया, हाफ टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब क्या है, r डैश जो आपके पास नया रेडियस बनेगा वो कितना बनेगा, जो पुराना रेडियस होगा r से लिख रहे होंगे, रेडियस को r से डिनोट कर दिया अगर हमने, तो कितना आ जाएगा 1/n टाइम्स, यानी r मल्टीप्लाई बाय 1/n टाइम्स इक्वल्स टू r/n। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नया रेडियस बन जाएगा, r/n आपके पास नया रेडियस आ जाएगा। देन l डैश बाय l इक्वल्स टू a बाय a डैश। ये रिजल्ट हम बना चुके हैं, अभी आपने लास्ट में भी बनाया था, ऐसे ही सेम बना था। अब ये बोल रहे हैं कि ये आपके पास जो टोटल वैल्यू होती है किसके इक्विवेलेंट आती है, r डैश बाय r। अगर ये r डैश बाय r है आपके पास और ये a बाय a डैश के इक्वल बनता है, मतलब कि न्यू रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओल्ड रेजिस्टेंस बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो आप फाइनल रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग, और ये हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस बिफोर स्ट्रेचिंग। ये किसके इक्विवेलेंट आता है, a बाय a डैश। अब a बाय a डैश के इक्विवेलेंट कब आएगा, एरिया के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है आपके पास। आपने बोला कि एरिया को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे हाफ करने की कोशिश कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो एरिया का क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया जाएगा, ये जो a है इसका स्क्वायर कर दोगे। अब एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास पाई आर स्क्वायर फर्स्ट केस के लिए, पाई आर डैश स्क्वायर सेकंड केस के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, पाई से पाई तो आप कैंसिल कर दोगे, बट इन दोनों रेडियस को तो आप कैंसिल आउट कर नहीं सकते। क्यों नहीं किया जा सकता हमारे पास कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब है दोनों के पास स्क्वायर है, स्क्वायर को बाहर ले जाओ, तो पहले से स्क्वायर था तो 2 into 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4। 2 into 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी आपके पास 4। यानी कि आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये जो n की वैल्यू हुई, n कितने टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम देखने को मिला, क्योंकि ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे
एन को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि हमारे पास कितना देखने को मिल रहा है, 4 टाइम्स देखने को मिल रहा है। अब रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आर डैश इक्वल्स टू एन की पावर 4 इंटू ये जो आर है ये दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो ये कुछ आपके पास रिजल्ट बनेगा। दोबारा से बता रहा हूं कि ये जो डेरिवेशन है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो अभी ये जो रिजल्ट बना, ये जो इंपैक्ट बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ऐसे पूछा जा सकता है आपके पास कि जो वायर है उसकी लेंथ को आप डबल कर दो, लेंथ को डबल कर दिया तो आपके पास जो रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपने बता दिया, स्क्वायर करके बता दिया। अब हमसे पूछा जाएगा कि रेडियस को हाफ कर दो, रेडियस कितनी कर दी हमने, हाफ कर दी। क्योंकि जब अब देखो, आप खुद सोचो कि हमने टॉपिक ऐसे स्टार्ट किया था कि हमारे पास दो केस बनते हैं, जैसे वायर को स्ट्रेच करते हो तो लेंथ इंक्रीज हो जाती है और एरिया जो होता है हमारे पास वो डिक्रीज होने स्टार्ट होता है। एरिया डिक्रीज होने का मतलब क्या, अगर इसका एरिया डिक्रीज हो रहा है यानी ये जो रेडियस है इसकी वो क्या हो रही है, हमारे पास कम हो रही है। तो अगर लेंथ आपके पास डबल हो रही है और दूसरे केस में अगर रेडियस हाफ हो जा रही है, ऑन स्ट्रेचिंग द रेजिस्टेंस बिकम 2 पावर 4, यानी 4 टाइम्स देखने को मिलेगा। हाफ का मतलब कितना आता है आपके पास, हाफ का मतलब कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे 1/2। अगर n की वैल्यू 2 देखने को मिल रही है, यानी यही जो आप लिख रहे थे 1/n टाइम्स, ऐसे ही लिख रहे थे 1/n टाइम्स, और n की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है। अगर n की वैल्यू 2 है तो जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर कितना आता है हमारे पास 16 टाइम्स, कितनी आ सकती है हमारे पास यहाँ पे 16 टाइम्स। तो ये आपने याद रखना है, 16 टाइम्स हो जाएगी अपनी इनिशियल वैल्यू से, और यहां से न्यूमेरिकल आ सकता है 1 मार्क्स का, कि लेंथ के लिए कुछ वैल्यू दे दें, इनिशियल वैल्यू कुछ दे दें और फिर बोल दें कि वो हमारे पास डबल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 दे दी और फिर बोल दिया 2 सेंटीमीटर थी फिर 4 सेंटीमीटर होगी, तो क्या हो गया यहाँ पे डबल ही हुई। आप खुद सोचोगे कि डबल ही हुई है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बताओगे उन्हें कि आपके पास रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। डबल के टाइम पे क्या हो जाता है हमारे पास, उसकी वैल्यू स्क्वायर में लिखी जाती है रेजिस्टेंस के लिए। अब अगर ऐसे बोल दिया जाए कि पहले रेडियस आपके पास कितनी थी, यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ कर दी, पहले आपके पास रेडियस थी 4 सेंटीमीटर, अब आपके पास जो न्यू रेडियस देखने को मिल रही है वो चेंज होगी, कितनी हो जा रही है 2 सेंटीमीटर। वो वर्ड यूज नहीं करेंगे न्यूमेरिकल में आपके पास कि डबल होगी है या हाफ होगी, आपके पास वो वैल्यूज दे देंगे। तो आप खुद सोचोगे कि रेडियस हमारे पास हाफ हो रही है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। ठीक है, कर लोगे। तो ये हमारे पास स्ट्रेच करने पे, वायर को स्ट्रेच करने पे कुछ इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं, रिजल्ट्स बनते हैं हमारे पास, 2 रिजल्ट बनते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है, याद रखना है, और एरिया में आपके पास आता है आर रेडियस, और लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो वो भी आपने याद रखना है। अब हम थोड़ा सा एक इसके बाद नया कंसेप्ट थोड़ा मतलब कि डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जो है तो रेजिस्टेंस का ही है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन बनता है, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करवाते हैं तो हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाती है, चेंज होती है। ठीक है जी, अभी आपने देखा कि वायर को स्ट्रेच करने पे क्या इंपैक्ट देखने को मिला रेजिस्टेंस के लिए, अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करने पे कैसा रिलेशन हमारे पास देखने को मिलेगा। चलो जी, अब हमारे पास ये जो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करवाएं तो सच में हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, या मतलब पड़ता है तो कौन से प्रिंसिपल या कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि टेम्परेचर, या हमारे पास ये जो रिजल्ट आए हैं जिन्होंने बताया होगा कि टेम्परेचर को वेरी करवाने से आपके पास आपकी रेजिस्टेंस भी जो है वो वेरी करवा जाती है। अब एक बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करवाते हैं तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, हमने क्या सीखा है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। बट जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हो तो वो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, जिनकी भी आप बात कर रहे हो, वो रेंडमली मूव करते रहते हैं, वो क्या करते हैं वहां से एनर्जी को एब्जॉर्व करने स्टार्ट कर देते हैं। वो जो टेम्परेचर है हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो उनके पास क्या हो जाता है, वो उस एनर्जी को स्टोर्ड करके उनकी खुद की जो मूवमेंट होती है वो ज्यादा फास्ट हो जाती है।
ये सीखा हुआ है हमने जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टडी करते हो, केमिस्ट्री में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप पढ़ते हो, तो उसमें यही सीखा जाता है कि जब हमारे पास आप टेम्परेचर यानी कि हीट एनर्जी पार्टिकल्स को प्रोवाइड करोगे तो वो उस एनर्जी को स्टोर कर लेंगे और उनकी जो मूवमेंट है वो और ज्यादा फास्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने। अब सेम यहां पे भी तो ऐसे ही हो रहा है, चार्ज है आपके पास, चार्ज पार्टिकल्स है, वो अपनी कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी से मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तभी आपके पास रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। अगर उनकी जो वैल्यूज है, टेम्परेचर जैसे ही आपने दिया, एनर्जी जैसे ही आपने दी, एनर्जी इंक्रीज हो गई, वहां पे जो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जो ड्रिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होगी, उसके ऊपर भी क्या पड़ जाएगा, इंपैक्ट पड़ जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, हीट एनर्जी ज्यादा देने से क्या हो जाता है हमारे पास, आप देखोगे कि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है उसके ऊपर भी, उसका रिजल्ट भी क्या हो जाते हैं हमारे पास, चेंज हो जाते हैं। यहां पे क्या हो रहा है हमारे पास, देखो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर जाएगी, यानी कि वहां पे जो आपके पास, अब यहां पे हम ये सीखते हैं कि आपके पास रेजिस्टेंस कैसे देखने को मिलती है, जो पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो हो सकता है जो चार्ज कोलाइड कर जाए उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास चेंज हो जाए, वेलोसिटी चेंज हो जाए। तभी तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आया था, पार्टिकल्स की कोलिजन की वजह से ही वो आपके पास क्या हो जाते हैं, अपने पाथ को चेंज कर लेते हैं और आपको क्या देखने को मिलता है, वहां पे जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। सेम कंसेप्ट यहां पे भी देखने को मिल रहा है कि अगर आपके पास वहां पे बार बार ड्रिफ्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी एक तरह से क्या हो जाएगी, पार्टिकल मूव कर रहे हैं और वो मुड़ गए, यानी आपके पास क्या होगी, वहां पे ब्लॉकेज ज्यादा होगी। ब्लॉकेज ज्यादा होने का मतलब क्या होता है हमारे पास, किस प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या समझ आया, हमें समझ आया कि टेम्परेचर के चेंज करने से, वेरी करने से आपके पास क्या देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस को वो डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। देखना, लेट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर T0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू R0। बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर होगा उसे हमने किससे लिख दिया, T0 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R0, एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर, अब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, कितना कर दिया, आपके पास T डिग्री सेल्सियस, पहले T0 था, टेम्परेचर T0 से चेंज होके T हो गया आपके पास, और रेजिस्टेंस जो था R0 से चेंज होके कितना हो गया आपके पास, R देखने को। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि आपके पास यहां पे क्या हो गया होगा, रेजिस्टेंस, हमने क्या बोला, टेम्परेचर का कैसा इंपैक्ट देखने को मिलता है, डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करवाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज होगी, कैसे निकालेंगे, जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो वो इंक्रीज, आप बोल रहे हो कि इंक्रीज हो जाएगी, कितनी इंक्रीज होगी उसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप करोगे कि फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, चेंज ऐसे निकालते हैं फिजिक्स में हम, फाइनल वैल्यू कितनी आई R, इनिशियल वैल्यू कितनी थी R0, तो हमारे पास जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई होगी रेजिस्टेंस में वो आ जाएगी R माइनस R0। नेक्स्ट, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, यानी ये जो वैल्यू आई है आपके पास कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0, जो हमारी इनिशियल रेजिस्टेंस रही होगी R0 उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, किस टेम्परेचर के लिए, क्योंकि जब R0 वैल्यू रही होगी तो टेम्परेचर कितना होगा T0, और साथ में इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका होगा। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया, दो बातें समझ आई कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस चेंज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनिशियली कितना रेजिस्टेंस था, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितना रेजिस्टेंस इनिशियली रहा होगा उसी में तो चेंज आ रहा होगा, यानी आपके पास R0 के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात कि टेम्परेचर कितना चेंज किया आपने, ये भी तो डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए आप बोल रहे टेम्परेचर इंक्रीज करवा रहे हो, बट आपने इंक्रीज करवाया 0.25 डिग्री सेल्सियस, दूसरे केस में आपने टेम्परेचर चेंज करवाया 25 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों केसेस में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो ये भी तो देखने पड़ेगा, उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, जितना ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा उतनी ज्यादा आपके पास वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या किया हमने दूसरा जो पॉइंट लिखा वो किसके लिए लिखा कि चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर चेंज को भी कैसे लिखोगे आप, T माइनस T0। अब जब दोनों को कंबाइन कर रहे हो आप, R माइनस R0 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है R0 के साथ, डायरेक्ट रिलेशन आ गया R0 के साथ, और डायरेक्ट ही रिलेशन बना रहा है T माइनस T0 के साथ। और इन दोनों को क्या कर दिया आपने, ये मान लीजिए अगर आप ऐसे मान के करते हो कि इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट आई सेकंड आई, आप यहाँ पे एक लाइन लिखोगे ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और आपके पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, ये R माइनस R0
ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी ये आ गई प्रोपोर्शनल टू, ये आ गई प्रोपोर्शनल आर नॉट मल्टीप्लाई बाय टी माइनस टी नॉट। यहां तक ठीक है। ये हमारे पास एक रिजल्ट बन गया। आपने बता दिया कि ये जितना टेम्परेचर में चेंज आएगा, जितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा और जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा, इनके बीच का रिलेशन। ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितना टेम्परेचर में चेंज आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उतना उसकी रेजिस्टेंस में चेंज देखने को। अब जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो क्या आ जाता है यहां से, इक्वल्स का साइन। अब बात थोड़ी ध्यान से देखनी है। यहां पे जैसे ही आपने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो यहां पे कांस्टेंट आएगा और उसी कांस्टेंट को क्या बोल दोगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं। अब ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसको हमने किससे लिखा है, अल्फा से। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, ये आपके पास है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इक्वल्स टू का साइन आ गया है, तो इसको आप किससे लिख सकते हो, अल्फा से लिख सकते हो। ठीक है जी, यहां से हमारे पास इक्वेशन बनी, इक्वेट किया, और हमें कहां से समझ आई पूरी की पूरी थ्योरी जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए पढ़ी थी कि टेम्परेचर का इंपैक्ट तो भाई सब पड़ेगा कि जब पार्टिकल्स, आपका चार्ज जो फ्लो कर रहा है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज करवा दिया तो कोलिजन भी तो ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो आपके पास किसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, वही रेजिस्टेंस, वही चेंज आपके पास। तो उसी के हिसाब से आपके पास ये पूरी डेरिवेशन चल रही है। अभी इसके रिजल्ट भी बनेंगे, देखते हैं आगे इसके एक दो फार्मूलाज और बनेंगे। यहाँ पे आपने क्या किया, कंबाइन किया, जस्ट प्रोपोर्शनलिटी हटाई, इक्वल्स टू आया और अल्फा आ गया। अल्फा आपके पास क्या कहलाया जाएगा, ज्यादातर हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल देते हैं, या प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए चलो जी, ये आपने बना लिया था कि हमारे पास ये क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी आपने हटाई और आपके पास क्या आ गया, अल्फा कांस्टेंट देखने को मिला। अब यहीं से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, ये माइनस आर नॉट है, अगर आप इसे दूसरी साइड ले जाओगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, प्लस का आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट। ठीक है, इसके बाद ये आर नॉट इसके पास भी है, इसके पास भी, दोनों के पास है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले जा सकते हो। तो हमने बाहर क्या कर लिया, आर नॉट कॉमन ले लिया। अभी इसके पास क्या बचा, इसके पास कुछ भी नहीं बचा, यानी 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। आर नॉट तो बाहर चला गया, तो आर कैलकुलेट करने के लिए, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक रिजल्ट ही ये बन गया। अब ये इस रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये बताना कि आपके पास जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, डायरेक्ट एमसीक्यूज, या आप ये बोल सकते हो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपके पास ये बताओ कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट के लिए क्या रिजल्ट बनता है। तो देखो, हमें ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो ये वाली जो पूरी टर्म है आप उठाओगे, इसे कहां ले जाओगे, दूसरी साइड। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है अल्फा के साथ, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा हमारे पास, ये डिवाइड का। तो क्या रिजल्ट बनेगा, अल्फा इक्वल्स टू आर माइनस आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट ब्रैकेट में टी माइनस टी नॉट। तो ये रिजल्ट होता है किसको कैलकुलेट करने के लिए, हमारे पास टेम्परेचर कॉफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए आपके पास ये फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है, ये फार्मूला। अब बात ये आती है कि कभी कभार आपसे एमसीक्यूज पूछ लिए जा सकते हैं इसी बेसिस के ऊपर। बताइए कि मेटल्स के केस के लिए या फिर कंडक्टर्स, कंडक्टर और मेटल सेम चीज है, कंडक्टर और मेटल्स के केस के लिए जो आपके पास अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी होती होगी। वैल्यू ऐसे दे देते हैं ऑप्शन में, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ दीज ऐसे करके। तो आप ये बताओगे कि जो आपके पास ये प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, अल्फा की वैल्यू मेटल्स के केस में कितनी होती है, इसे सॉल्व करोगे आप तो आपको पॉजिटिव वैल्यू सॉल्व होके आएगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इंसुलेटर के केस में ये वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास, ये जो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी या टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो कितना हो जाता है हमारे पास, नेगेटिव। अब ये समझ भी सकते हो आप, खुद भी सोच भी सकते हो कि आपने अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रखी है, उसका बेसिक हमें आता है, तो हमने क्या सीखा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज करी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी क्या हो जा रही है हमारे पास, इंक्रीज हो जा रही है। यानी यहाँ पे आप जो ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात कर रहे हो उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो यानी इंक्रीज करेगा तो आपको कैसी वैल्यू देगा, वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। दूसरा केस है आपके पास इंसुलेटर्स का, तो इंसुलेटर्स में इस प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हो,
तो वहां पे आपके पास टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव देखने को मिलती है। अगर इस केस में भी पॉजिटिव हो जाती तब तो चार्ज फ्लो नहीं कर जाता इंसुलेटर्स में भी। खुद सोचो, अगर रेजिस्टेंस जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती तो आपके पास इंसुलेटर के केस में भी चार्ज फ्लो कर जाता, जबकि करता नहीं है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आती है। और एलॉयज जिनकी बात करते हैं हम, ठीक है, जो कि ज्यादातर यूज भी करते हैं, मैग्नेट मटेरियल की बात करी थी हमने एलॉयज में, जो आप जनरली यूज करते हो फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, उसमें आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, यानी ना के बराबर बट होती है। तो ये आपको याद रखना है कि टेम्परेचर चेंज होने पे आपके पास वेरिएशन देखने को मिलती है। वेरिएशन जब आप कैलकुलेट या डिटरमाइन करते हो तो वहां पे एक टर्म आती है हमारे पास, क्या, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट के अराउंड आपके पास सारे के सारे रिजल्ट बनते हैं और उसे हम लिखते किससे हैं, किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो यहाँ पे आपके पास अल्फा के लिए अलग अलग मटेरियल के लिए क्या क्या वैल्यू है, कंडक्टर या मेटल्स के लिए पॉजिटिव, ठीक है, इंसुलेटर्स के लिए नेगेटिव, और एलॉयज या आप बोल सकते हो कि एलॉयज के लिए आपके पास कैसी वैल्यू आएगी, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है जी, चलो, तो ये हमारे पास पूरा कंसेप्ट था वेरिएशन का, टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। चलिए जी, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। ठीक है जी, कि आपने जी ये जो ओहम्स लॉ पढ़ा है V इक्वल्स टू IR, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो बताइए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि लिमिटेशंस बताओ ओहम्स लॉ की। फर्स्ट तो आपको ये समझने पड़ेगा कि जैसे न्यूटन्स के लॉज हैं हमारे पास, जो कि उन्होंने मोशन के लिए बनाए हुए, ठीक है, ये माना जाता है कि वो लॉज बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हैं, और मोशन जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो 60 to 70% आप तभी समझ पाओगे जब उन लॉज के बारे में सीखो। तो न्यूटन हो गए हमारे पास, आइंस्टाइन हो गए, इनकी जो थ्योरीज थी ना बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट बोल सकते हो आप, प्रिसाइज थी, एक्यूरेसी उनमें बहुत ही ज्यादा थी। वैसे ही आपके पास ये जो लॉ बना है, ये जो ओहम्स लॉ है, ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब मैक्सिमम आप ये मान के चल सकते हो कि 95% केसेस में ये अप्लाई हो ही जाता है और सही रिजल्ट देता है हमारे पास। बट फिर भी कुछ ऐसी थ्योरीज निकल के सामने आई जिसमें हमें पता चला कि ओहम्स लॉ वहां पे हमारे पास क्या है कि अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो वो उसकी क्या बन गई, हमारे पास लिमिटेशंस बन गई। वो एग्जाम्स में पूछी जाती है कि ओहम्स लॉ की लिमिटेशंस बताओ। तो सबसे पहले फर्स्ट लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। व्हेन आई वेरीज, यानी बोल रहे हैं करंट अगर वेरी कर रहा है नॉन लीनियरली, लीनियरली का मतलब होता है सेम, मतलब कि इक्वली आपके पास चेंज देखने को मिल रहा है अगर करंट में। तो बट यहां पे क्या है, उसका उल्टा केस कि नॉन लीनियरली देखने को मिल रहा है विद अप्लाइड वोल्टेज, देन ओहम्स लॉ इज नॉट ओबेड। ओहम्स लॉ इज नॉट ओबेड। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर करंट जो है वो लीनियरली वेरी नहीं करेगा तो उस केस में आप क्या देखोगे कि आप ओहम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन है आपके पास, ओहम्स लॉ इज नॉट ओबेड इन पीएन जंक्शन डायोड। अब ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होती है, तो आपके सिलेबस में लास्ट जो चैप्टर है उसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइस आपके पास क्या होता है, वहां पे आप जब उस यूनिट को पढ़ोगे, उस चैप्टर को पढ़ोगे, वहां पे आपको ये समझ आएगा कि एक आपके पास पी टाइप जंक्शन होता है, सॉरी एक पी टाइप मटेरियल होता है, एक एन टाइप मटेरियल होता है। उनको जब आप आपस में क्या करते हो, दोनों को ज्वाइन करवाते हो, तो वहां पे आपके पास क्या बन जाता है, जंक्शन बनता है, पीएन जंक्शन जिसे बोलते हैं। अब उस पीएन जंक्शन यानी उन सेमीकंडक्टर की हेल्प से आप बड़े सारे कंपोनेंट बनाते हो। उन कंपोनेंट में से ही एक कंपोनेंट है पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड का जब भी आप जिस भी सर्किट में यूज कर रहे हो वहां पे आप ओहम्स लॉ को नहीं लगा सकते, यानी पीएन जंक्शन डायोड के लिए ओहम्स लॉ कोई रिजल्ट शो नहीं करता। ये आगे दूसरी लिमिटेशन। तीसरी लिमिटेशन है, ओहम्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड के लिए भी आप ओहम्स लॉ को क्या कर सकते हो, ओबे नहीं करवा सकते। तो ये इसके हमारे पास बेसिक 3 आपके पास लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो ये आपके पास जो अभी तक का करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल रहा है हमारे पास, उसमें अब हमारे पास कुछ ही टॉपिक्स बचते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात बताने भूल गया, आपने एक कंसेप्ट सीखा आज, कंडक्टेंस
तो ये आपके पास पूछा गया था, डिफाइन कीजिए कंडक्टेंस क्या होती है 2025 में ही, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, एक सीरीज का क्वेश्चन था ये, बताना था आपको कि कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, इसके बाद हमारे पास जितने भी 3-4 टॉपिक्स जो मतलब कि बड़े बड़े कंसेप्ट हमारे पास बचते हैं, तो एक कंसेप्ट आता है सेल से रिलेटेड, सेल के कॉम्बिनेशंस वगैरह, सेल कैसे कनेक्टेड किए जाते हैं। दूसरा हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है किरचॉफ्स लॉ। तीसरा आएगा आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज, और लास्ट आपके पास आएगा पावर से रिलेटेड। तो ये 4-5 टॉपिक्स ही आपके पास बचे हैं, जैसे ये कवर हो जाएंगे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने कंसेप्ट को अच्छा करें, ठीक है, डिटेल में स्टडी करें, ऊपर ऊपर से किसी भी कंसेप्ट को मत सीखो, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।